इस कहानी को समझने के लिए इस कहानी के पहले भाग को जरूर देखें। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी का दूसरा भाग शुरू करते हैं। आज महेश दोबारा ज्योति के घर आ गया था। ज्योति ने उसे चाय बना करके पिलाई। मंजू जी भी वहीं बैठी हुई महेश से बातें करती रही, लेकिन सुजाता को यह अच्छा नहीं लगा कि महेश आज दोबारा भी घर पर आ गया। विराट के आते ही उसने विराट को भरना शुरू कर दिया कि तुम्हारे गैर मौजूदगी में महेश आता है और घंटों बैठ करके बातें करता रहता है। देखो जी, यह सब अच्छा नहीं है। दो दो बहनें हैं, मैं हूँ घर में, माँ जी तो चलो उम्र वाली हैं, वह उनसे बैठ करके बात करती रहती हैं, लेकिन फिर भी लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। लोगों की जबान हम नहीं पकड़ सकते हैं, कोई भी कोई इल्जाम लगा सकता है। कुमारी बहनें हैं घर में, फिर सोचो कि क्या होगा। विराट ने यह सब सुना तो उसने मंजू जी से कहा कि माँ, मैं नहीं रहता हूँ तभी महेश क्यों आता है। माना कि वह मेरे दोस्त का भाई है, लेकिन इस तरह हर बार आना अच्छा नहीं लगता। जब मैं घर पर नहीं रहूँगा और वो आएगा तो लोग भी क्या कहेंगे। आप तो बड़ी हैं, कम से कम आपको तो इस बात का ध्यान रखना ही चाहिए था। आप तो कह सकती हैं उससे कि विराट की मौजूदगी में घर आया करो। विराट ने मंजू जी से कहा तो मंजू जी हैरानी से विराट को देखते हुए कहने लगी, बेटा इसमें क्या हुआ? अगर कोई घर आ गया तो जरूरी तो नहीं है कि घर आया है तो वह ज्योति की वजह से ही घर आया होगा। नहीं माँ, मुझे नहीं पसंद है कि मैं नहीं रहूं तब कोई अजनबी मर्द घर में आए और किसी को कुछ बोलने का मौका मिले। विराट पूरी तरह सुजाता की बातों में आया हुआ था। अब की बार वो आए तो आप साफ बोल देना कि या तो वो यहाँ ना आया करे या फिर विराट की मौजूदगी में ही घर आया करे। मंजू जी चुपचाप बस विराट को देखती ही रह गई। ज्योति चुपचाप अपने कमरे में बैठी थी। मंजू जी उसके पास आई और पूछा कि क्या हुआ, तुम किसी परेशानी में हो? माँ, मैं सोच रही हूँ कि महेश आएगा और आप उसे इस तरह कुछ कहेंगी तो उसे कैसा महसूस होगा, क्या सोचेगा वह हमारे बारे में। ज्योति ने कहा तो मंजू जी उसके सर पर हाथ रखते हुए कहीं, बेटा तुम चिंता मत करो, मैं उसे इस तरह से समझाऊंगी कि उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। महेश खुद भी बहुत समझदार लड़का था। वो भी अब अगली बार आया तो अपनी भाभी को साथ में लेकर के आया और उसने आते ही मंजू जी और ज्योति जी को यही कहा कि मैं अकेला आता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है और मैं भाभी से आप लोगों की बात करता रहता हूँ, तो भाभी भी कब से आपसे मिलने की जिद कर रही थी, इसलिए मैं आज भाभी को भी ले करके आ गया। मंजू जी ने कहा तो तुमने बहुत अच्छा किया बेटा। दरअसल वजह ये थी महेश को भाभी को साथ लाने की कि वह ज्योति को पसंद करता था और अब उसने यह जिक्र भाभी से किया तो भाभी भी कहने लगी कि मुझे भी देवर जी की एक बार दिखा दो ज्योति को, फिर उसके बाद में माँ जी को भी मना लूंगी। अभी वह दोनों सिर्फ मिलने के बहाने से ही मंजू जी के घर आए थे। ज्योति भाभी को भी पसंद आ गई थी, वह लोग जल्दी ही रिश्ता लेकर के आने वाले थे। महेश की भाभी अलका को तो ज्योति बहुत ही पसंद आई थी और मंजू जी और दीप्ति की भी वो तारीफ करते नहीं थक रही थी। बस उसे सुजाता पसंद नहीं आई थी। सुजाता का व्यवहार उसे अच्छा नहीं लगा था और वह थोड़ी सी देर में ही समझ गई थी कि सुजाता का व्यवहार इन सास ननदों के साथ भी अच्छा नहीं होगा। अलका ने अपनी सास आशा जी से ज्योति की बात की। महेश ने उसे पहले ही समझा दिया था कि यह मत कहना कि महेश की दोस्त है, या महेश भी उसे जानता पहचानता है। ज्योति तुम्हारी फ्रेंड वगैरह ही है, माँ को बताना। अलका ने आशा जी से यही कहा कि ज्योति मेरी फ्रेंड है और बहुत ही अच्छी लड़की है, अगर आप चाहें तो एक बार उसे देख लें। आशा जी को कोई एतराज नहीं था, उन्होंने भी ज्योति को देखने जाने के लिए हाँ कर दी। महेश बहुत ही खुश था। अरे सावित्री दीदी, आप मंजू जी सावित्री जी के गले लग गई थी। सावित्री जी मंजू जी की बड़ी ननद थी।
सावित्री जी अपने भैया के मरने के बाद पहली बार ही मंजू जी के घर आई थी। वो विराट की शादी में भी किसी वजह से नहीं आ पाई थी। सावित्री जी ने भी मंजू जी को प्यार से गले लगाते हुए कहा, और मंजू कैसी हो? मैं ठीक हूँ दीदी, आप बताइए आप कैसी हो? मंजू जी ने फिर सावित्री जी से पूछा। मैं भी ठीक हूँ, सावित्री जी ने कहा। दीदी आपसे बहुत शिकायत है, आपके भैया के जाने के बाद एक बार भी नहीं आई। क्या आपका हमसे कोई रिश्ता नहीं है? अरे नहीं नहीं, ऐसा क्यों कहती हो मंजू? अगर मैं ऐसा सोचती तो अब भी ना आती, बस क्या करूं, समय नहीं मिला। लेकिन देखो समय निकाल करके आ ही गई ना, सावित्री जी ने बड़े प्यार से मंजू जी से कहा। सावित्री जी ने ज्योति और दीप्ति को गले लगाते हुए कहा, अरे मेरी बच्चियां कितनी बड़ी हो गई हो और कितनी खूबसूरत भी हो गई हो, दोनों बहनें बहुत ही प्यारी लग रही हो। बुआ का यह प्यार देख करके ज्योति और दीप्ति भी उनके प्यार से गले लग गई थी। उन्हें भी बड़ा अच्छा लगा था आज इतने सालों बाद अपनी बुआ को घर देख करके। अरे विराट की पत्नी कहाँ है? हमें भी तो मिलवाओ उनसे, सावित्री जी ने कहा तो मंजू जी ने सुजाता को आवाज दी। सुजाता अपने कमरे से निकल करके बाहर आई तो सावित्री बुआ को पहचान ना पाई, क्योंकि उसने तो सावित्री बुआ को पहली बार ही देखा था। वह दूर ही खड़ी सावित्री बुआ को देखती रही तो सावित्री जी ने उसे भी आगे बढ़ करके गले से लगा लिया और कहा, बेटा मैं तुम्हारी बुआ सास हूँ। सुजाता ने झट से सावित्री जी के पैर छुए। सावित्री जी ने झट से 2000 का नोट निकाल करके सुजाता जी की तरफ बढ़ा दिया। यह लो तुम्हारी मुंह दिखाई, तुम्हारी शादी में तो मैं आ नहीं पाई थी, अब दे देती हूँ। सावित्री जी का मंजू जी से बहुत ही अच्छा रिश्ता रहा था। दोनों ननद भाभी एक दूसरे से बहुत ही स्नेह और अपनेपन से रहती थी। उन्हें मालूम नहीं था कि सुजाता का व्यवहार इन लोगों के प्रति कैसा है। मंजू जी और ज्योति दीप्ति बताना भी नहीं चाहती थी कि सुजाता भाभी का व्यवहार हमारे साथ ठीक नहीं है, क्योंकि बुआ पहली बार ही घर आई थी और वह नहीं चाहती थी कि सुजाता और हम लोग इस तरह के रहें कि बुआ को पता ना चले कि सुजाता का व्यवहार हमारे साथ अच्छा नहीं है। ज्योति जल्दी ही सावित्री जी के पास से उठ करके किचन में चली गई। उसे खाना बनाना था और आज तो सावित्री बुआ के लिए बढ़िया सा बढ़िया खाने का इंतजाम करना था। उसने जल्दी जल्दी पूरियों का आटा गूंथा और जल्दी से आलू उबालने के लिए चढ़ा दिया। ज्योति ने सोचा कि पूरियां बना लेती हूँ और आलू दम आलू की सब्जी बना लेती हूँ। उसने जल्दी से दीप्ति को भेज करके मावा भी मंगवा लिया और साथ में सलाद के लिए खीरा भी मंगवा लिया। वह जल्दी जल्दी खाना तैयार करने लगी, तभी सावित्री जी ने उसे आवाज दी, ज्योति बेटी किचन में ही लगी रहोगी? आओ मेरे पास भी आकर के बैठो, छोड़ो यह सब काम तो सुजाता कर लेगी, यहाँ आओ मेरे पास। ज्योति ने सुना तो कहने लगी, बुआ जी अभी बना लेती हूँ, भाभी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। सावित्री जी बहुत तेज थी, उन्होंने सुजाता को आवाज दी। सुजाता जब कमरे से निकली तो कहा कि तुम थोड़ा किचन संभालो, हम हमारी बेटी से बात करेंगे, फिर ना जाने कब आना होगा, 2 दिन का ही तो समय मिला है हमें आने के लिए। सुजाता गुस्से से भुनभुनाती हुई किचन में चली गई और ज्योति से कहा, जाओ महारानी जा करके अपनी बुआ जी के पास बैठ जाओ। भाभी आप क्यों आई? मैंने कह दिया था ना बुआ जी से कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अभी बना लेती हूँ। ज्योति ने भाभी को गुस्से से देख करके कहा तो सुजाता और भी तुनकने लगी थी। जाओ जाओ, अब यह नौटंकी मत करो। सावित्री जी के पास बैठ करके ज्योति मन ही मन में डर रही थी कि भाभी आज बहुत गुस्से में है, उन्हें खाना बनाना पड़ रहा है, ना जाने भैया से और क्या क्या शिकायतें करेंगी, बात को कहाँ का कहाँ ले जाएंगी। सावित्री बुआ तो चली जाएंगी, फिर घर में कोई ना कोई हंगामा होगा। अरे ज्योति तुम इतनी टेंशन में क्यों बैठी हो? अरे मुझसे बात करो, कुछ अपने बारे में बताओ। मंजू जी ने ज्योति को आंखों से इशारा किया तो ज्योति बुआ से सट करके बैठ गई और भाभी को दिमाग से निकाल करके बुआ से हंस हंस करके बातें करने लगी। विराट भी आ चुका था, वो भी अपनी बुआ से बहुत खुश हो करके मिला। बुआ ने भी उसे बहुत प्यार किया। पर थोड़ी देर बाद ही विराट ने कमरे में जा करके ज्योति को आवाज लगाई। जी भैया, ज्योति ने थोड़ा सहम करके पूछा। तुम्हारी भाभी अकेली किचन में लगी हैं, उनका सर भी दर्द कर रहा है,
थोड़ा उनका हाथ बटाओ। विराट ने कहा तो ज्योति ने कहा, जी भैया, मैं तो कर ही रही थी, मगर बुआ नहीं मानी, उन्होंने अपने पास बैठा लिया। ज्योति अपनी भाभी के साथ किचन में काम करवाने लगी। यह सब सावित्री बुआ देख रही थी और समझ भी रही थी। ज्योति और सुजाता ने खाना टेबल पर लगा दिया था। सभी लोग टेबल पर खाना खाने बैठ गए थे। सुजाता ने खाना खाया और उठ करके अपने कमरे में चली गई। पिंटू को भी साथ में ले गई। यह सावित्री बुआ को अच्छा नहीं लगा कि बहू ऐसे भला कैसे कर सकती है कि किसी मेहमान के पास बैठे तक नहीं, उनसे बात तक नहीं करे और अपने कमरे में जा कर के बैठी रहे। किचन को भी जैसा कि तैसा छोड़ गई है सुजाता। ना ही उसने खाने के बर्तन समेटे थे और ना ही उसने यह किया था कि अब लास्ट में बचे बर्तन धो ले। जब अकेले में सावित्री जी को मंजू जी से बात करने का समय मिला तो सावित्री जी ने मंजू जी से कहा कि मुझे यह पसंद नहीं आया। भला बहू के ऐसे ढंग कि वह सब के साथ खाना खाए और उठ करके अपने कमरे में चली जाए। ना तो उसने किचन समेटा, ना उसने लास्ट में बर्तन धोए। मेरी बहू किरण को देखो, घर का सारा काम करती है। मजाल है कि सलोनी को किसी काम को हाथ भी लगाने दे। मेहमानों की भी इतनी ही खातिर तवज्जो करती है वो। मंजू जी कुछ नहीं बोली, बोलती भी क्या। सावित्री जी जल्दी उठने की आदत थी। जब वह सुबह जल्दी उठी तो उन्होंने देखा कि ज्योति ही उठ करके किचन में लगी हुई है। सुजाता अभी तक सोई हुई है। वह किचन में आई तो ज्योति कहने लगी, बुआ आपने क्यों तकलीफ की? मुझे बता दिया होता कुछ चाहिए आपको। क्या आपको सुबह सुबह बेड टी लेने की आदत है? नहीं नहीं बेटा, मेरी ऐसी कोई फालतू की आदत नहीं है। तुम परेशान मत हो। मैं तो सिर्फ यह देख रही थी कि तुम अकेली उठ करके किचन में लगी हो। सुजाता नहीं उठी अभी तक। सावित्री जी ने बड़े प्यार से ज्योति से कहा, जी बुआ, मैंने बताया था ना कि कल उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उठी नहीं वो आज अभी तक। कब तक झूठ बोलोगी और कब तक सुजाता के व्यवहार को छुपाओगी तुम दोनों मुझसे? सावित्री जी ने सिर्फ सोचा, कहा कुछ भी नहीं और चुपचाप किचन से निकल करके बाथरूम में नहाने चली गई। जब वो नहा करके निकली तो मंजू जी भी बाहर हाल में अपनी व्हील चेयर लगा करके बैठ गई थी। सावित्री जी भी मंजू जी के पास ही आकर के बैठ गई। अपनी ज्योति के लिए कोई रिश्ता विश्ता देखा कि नहीं मंजू? सावित्री जी ने मंजू जी से पूछा। अभी थोड़े वक्त पहले ही एक रिश्ता आया तो था, लड़का भी अच्छा था, घर बार भी ठीक था, लेकिन लड़के की उम्र थोड़ी ज़्यादा थी और उसके घर में साजो सामान भी नहीं था, इसलिए हमने कोई जवाब नहीं दिया। और जब हमारा जवाब बहुत टाइम तक उन्हें नहीं मिला तो उन्होंने कहीं और लड़की देख ली। मंजू जी ने कहा, मेरी सलोनी की भी सगाई हो चुकी है, उसी शहर में है लड़का भी, बैंक में मैनेजर है, बहुत ही अच्छा लड़का है। परिवार वाले भी बहुत ही अच्छे हैं। दो ही लड़के हैं, अक्षय जिससे सलोनी की सगाई की है और उससे छोटा है विनय। सब पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं। अगर तुम कहो मंजू तो मैं विनय के लिए अपनी ज्योति की बात करूं। दीदी, जब आपने अपनी सलोनी का रिश्ता वहां किया है तो अच्छे ही लोग होंगे। आप बात करके देखिए, अगर उन्हें अच्छा लगे और अगर वह आना चाहें तो उन्हें ले आना। ठीक है, मैं यहाँ से जाने के बाद ही उन लोगों से बात करती हूँ, क्योंकि वह भी विनय के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। दोनों लड़कों की शादी एक ही साथ करना चाहते हैं। अच्छा रहेगा, ज्योति और सलोनी एक ही घर में चली जाएंगी। ज्योति और सलोनी की बनती भी बहुत है, दोनों बहनें अच्छे से रहेंगी, सावित्री जी ने कहा। सुजाता भी उठ करके अपने कमरे से बाहर आ गई थी। उठ करके आते ही वह किचन में जाने लगी तो सावित्री जी ने वहीं से आवाज दिया, सुजाता पहले नहा लो, फिर उसके बाद रसोई में प्रवेश करना। जी बुआ, वह मैं बस कुछ कहते नहीं बना सुजाता को, तो वह वापस अपने कमरे में कपड़े ले करके नहाने चली गई। सावित्री जी मंद मंद मुस्कुराने लगी। जैसे ही सुजाता नहा करके आ करके बैठी, वैसे ही सावित्री जी ने अपनी बहू किरण के गुणगान शुरू कर दिए। किरण तो घर में सबसे पहले उठती है, सबसे पहले उठ करके नहा करके पूजा करती है, उसके बाद चाय बना करके सबको देती है और फिर नाश्ता बनाने में लग जाती है। घर का सारा काम वही करती है, सलोनी को तो हाथ तक लगाने नहीं देती। अरे बड़ी नसीब वाली हैं, अरे बड़ी नसीब वाली हूँ मैं।
जो मुझे किरण जैसी बहू मिली। मंजू सही कहती है, बहुत ही अच्छी लड़की है किरण। सुजाता सुनने के अलावा क्या ही कर सकती थी, चुपचाप बैठ करके बस किरण के गुणगान सुनती रही। लेकिन विराट को कहना नहीं भूली, देखा कितनी तारीफें कर रही थी बुआ उनकी बहू किरण की। मजाल क्या, लेकिन माँ के मुंह से मेरे लिए तारीफ का कोई शब्द निकला हो। मुझमें तो बस बुराई ही बुराई है। ओह, सुजाता ने विराट के आगे अपने दिल की बात कही। विराट बिना कुछ बोले ऑफिस के लिए निकल गया तो सुजाता और भी चिढ़ गई। हूँ, मैं ही गलत हूँ, सबको मैं ही गलत लगती हूँ। बुआ जी की बातों का असर था या कुछ और, लेकिन सुजाता ने आज अकेले ही खाना बनाया। उसने ज्योति को कहा कि तुम जाओ बुआ जी के पास बैठो। ज्योति के साथ साथ मंजू जी भी हैरान हुई। सुजाता ने खाने में खीर, कढ़ी चावल, रोटी और गोभी मटर की सब्जी बनाई। फिर उसने खुद ही खाना भी लगाया। सावित्री जी ने खूब जी भर करके सुजाता के खाने की तारीफ की। खाना बना भी बहुत ही टेस्टी था। ज्योति ने लास्ट में सारे बर्तन समेटे, किचन साफ किया और धोने के कपड़े मशीन में डाल दिए। सुजाता अब अपने कमरे में जा चुकी थी। ज्योति ने सबके लिए चाय बनाई तो सुजाता से भी पूछा चाय पीने का, मगर उसने चाय के लिए मना कर दिया। वो अभी थोड़ी देर सोना चाहती थी। आज पहली बार ज्योति भाभी की तरफ से खुश थी। सावित्री जी कल सवेरे ही जाने वाली थी। उन्होंने मंजू जी को बोला चलो पास में जो शिव मंदिर है वहां हो आते हैं। मंजू जी ने कहा पर वहां तो दीदी सीढ़ियां चढ़ना पड़ता है, मैं कैसे। कोई बात नहीं मंजू, तुम नीचे से भगवान के दर्शन कर लेना, मैं ऊपर हो आऊंगी। चलो ज्योति और दीप्ति, तुम दोनों भी तैयार हो जाओ, सब साथ में चलते हैं। सावित्री जी ने दोनों बहनों को कहा। पर रात का खाना, ज्योति ने कहा। तो सावित्री जी ने कहा अरे बहू है ना, वो कर लेगी सब। चलो भाई, अब वैसे भी मैं कल तो चली ही जाऊं। ज्योति ने मंजू जी की तरफ देखा। मंजू जी ने कहा ऐसा करो ज्योति, भाभी से पूछ लो वो भी हमारे साथ चलेंगी क्या। भाभी भाभी, ज्योति ने सुजाता के कमरे के बाहर से आवाज दी। हाँ, सुजाता ने नींद से आंख खोलते हुए कहा, हम लोग सभी शिव जी के मंदिर जा रहे हैं, आप चलोगी क्या। हूँ, नहीं जाने का मतलब है खाना मुझे ही बनाना पड़ेगा। सुजाता ने मन में सोचा और फौरन जाने के लिए तैयार हो गई। मेरा भी बड़ा मन था मंदिर जाने का। सुजाता ने तैयार हो करके बाहर आते हुए सावित्री जी से कहा, क्योंकि विराट के आने का टाइम था इसलिए पड़ोस में चाबी दे करके सभी लोग मंदिर चले गए। मंजू जी की बड़ी इच्छा थी कि वो भगवान के दर्शन करें ऊपर जा करके, लेकिन मजबूर हो करके सीढ़ियों के नीचे ही बैठ गई। बाकी सब लोग सीढ़ियां चढ़ करके ऊपर चले गए। भगवान के दर्शन करने के बाद सभी ने प्रसाद भी ग्रहण किया। ज्योति ने प्रसाद मंजू जी के लिए भी ले लिया। नीचे आकर के मंजू जी को प्रसाद दे करके सभी थोड़ी देर वहीं बैठ गए। कई लोग भगवान के दर्शन के लिए आ जा रहे थे। कई छोटी छोटी दुकानें भी लगी थी जिनमें प्रसाद, धागे, छल्ले, मालाएं, धार्मिक पुस्तकें आदि सामान मिल रहे थे। वहीं कुछ दूरी पर ठेले वाले भी खड़े थे जिनमें आइसक्रीम, आलू चाट, भेल पूरी, पानी पूरी वाले भी थे। दीप्ति ने ज्योति से कहा, दीदी दीदी पानी पूरी खाते हैं। ज्योति ने मंजू जी और सावित्री जी से पूछा, आप लोग भी खाओगे। मंजू जी और सावित्री जी ने मना करने पर सुजाता, दीप्ति और ज्योति पानी पूरी खाने ठेले पर चली गई। वाह, कितनी मस्त थी, मजा आ गया। दीप्ति ने पानी पूरी खा करके आने के बाद मंजू जी और सावित्री जी से कहा, हाँ सच में मजा आ गया, बहुत ही टेस्टी बनाई थी। सुजाता ने भी दीप्ति की कही गई बात में हाँ मिलाई। आज पहली बार ही सुजाता इन लोगों के साथ बाहर आई थी, वरना हमेशा विराट के साथ या अपने घर वालों के साथ ही कहीं जाती थी। जब सब लोग घर पहुंचे तो विराट आ चुका था। कहाँ चले गए थे आज सब। विराट ने सबको घर आया देख करके पूछा। मंदिर चले गए थे पास ही के, सुजाता ने जवाब दिया। भाई खाने वाने का क्या है, बहुत भूख लगी है, विराट ने कहा। भैया आप बस थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी बना देती हूँ, ज्योति ने कहा और तुरंत किचन में चली गई।
सुजाता का कोई इरादा था नहीं किचन में जाने का या कोई काम करने का। सुजाता विराट के साथ कमरे में चली गई। उफ, मैं तो आज बहुत थक गई हूँ, सुजाता ने बेड पर बैठते हुए कहा। हाँ मुझे पता है, आज तो तुम थक करके आई होगी, विराट ने मुस्कुरा करके कहा। ज्योति ने जल्दी जल्दी वेज पुलाव बना लिया, साथ में सलाद और सुबह की बची खीर भी ला करके टेबल पर रख दी। फिर उसने विराट को आवाज लगाई, भैया खाना तैयार है, आ जाओ। भाभी आप भी आ जाओ। अरे मेरी तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है बाहर जा करके खाना खाने की। फिर बाहर सब के साथ खाना खाया तो बर्तन भी समेटने पड़ेंगे और किचन भी। विराट आप ज्योति से कहो ना खाना हमारे कमरे में ही ला दे, सुजाता ने विराट से कहा। ज्योति हम दोनों का खाना कमरे में ही ला दो, विराट ने ज्योति को कहा। ज्योति ने खाना थाली में परोसा और दोनों को कमरे में दे आई। उफ ओह, ये क्या बात हुई, सावित्री जी ने मुंह बनाते हुए कहा। चारों ने बैठ करके खाना खाया। फिर सावित्री जी थोड़ा आराम करने के लिए वहीं सोफे पर लेट गई। लेटे लेटे ही वो मंजू जी, दीप्ति और ज्योति से बातें भी करती जा रही थी। आप चाय पियोगी बुआ और माँ, ज्योति ने पूछा। अरे नहीं नहीं ज्योति, रहने दो, तुम भी तो थक ही गई होगी, आ करके तुमने खाना भी बनाया है, सावित्री जी ने मना करते हुए कहा। बुआ जी मैं अभी बना करके ले आऊंगी, भला चाय बनाने में कौन सा थक जाऊंगी, ज्योति ने कहा। नहीं तुम रहने दो ज्योति, तुम अब आराम से बैठो, सावित्री जी जाती हुई ज्योति का हाथ पकड़ करके बैठाते हुए कही। ज्योति जरा 2 कप चाय बना दो, तुम्हारी भाभी के सिर में दर्द है, विराट ने अपने कमरे से ज्योति को आवाज लगाई। ज्योति तुरंत हाँ भैया अभी बनाती हूँ कह करके उठ करके किचन में चली गई। ये सब क्या है मंजू, ये अपनी पत्नी से कुछ क्यों नहीं कहता, इसे बहन का दुख दिखाई नहीं देता क्या, सावित्री जी ने गुस्से हो करके कहा। दीदी मेरी बच्ची तो बहुत ही दुखी है, अब आपसे भला क्या छुपाऊं, मंजू जी रुआसी हो करके बोली। तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ नहीं समझ रही हूँ, मैं सब समझ रही हूँ मंजू। दीदी बस ज्योति की जल्दी से जल्दी शादी हो जाए, उसे यहाँ से छुटकारा मिले। तुम फिक्र मत करो मंजू, मैं जाते ही सलोनी के देवर की बात करूंगी ज्योति के लिए, और अगर वहाँ बात नहीं भी बनी तो भी मैं ज्योति के लिए रिश्ते की तलाश जारी रखूंगी। सावित्री जी चली गई। उन्हें गए 8-10 दिन हो गए थे, मगर अभी तक उनका कोई भी जवाब नहीं आया। मंजू जी सोच रही थी जरूर सलोनी के ससुराल वालों ने मना कर दिया होगा, तभी दीदी ने कोई जवाब नहीं दिया, वरना दीदी ने तो कहा था जाते ही बात करेंगी और जवाब जल्दी ही जवाब देंगी। महेश की मां आशा जी की तबीयत खराब थी, शुगर बढ़ी होने के कारण उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। इस वजह से महेश भी अपने घर वालों को लेकर के ज्योति के घर रिश्ते के लिए नहीं आ पाया था। मंजू कहाँ हो, सालू जी ने बाहर से पुकारा। जी आंटी आओ ना, माँ अपने कमरे में है, ज्योति ने कहा। सालू जी की आवाज सुन करके मंजू जी बाहर हाल में ही आ गई। बहुत दिन बाद आई हो सालू, क्या बात है, मंजू जी ने सालू जी को देखते हुए कहा। तो सालू जी ने जवाब में कहा कि मुझे आजकल टाइम ही नहीं मिल रहा है, मोना बिटिया की शादी की तैयारियों में लगी हुई हूँ, रोज बाजार जाना होता है, कहीं कुछ काम पड़ता ही रहता है। हाँ हाँ सही बात है, यह तो शादी में घर में 10 तरह के काम निकल ही आते हैं, मंजू जी ने उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। ज्योति सालू आंटी के लिए पानी ले आई थी। अरे कभी तुम ही आ जाया करो मोना के पास, उसकी थोड़ी पैकिंग वगैरह में हेल्प करवा दिया करो, सालू जी ने ज्योति को देख करके कहा। जी आंटी जरूर, सावित्री बुआ आई हुई थी इसलिए मैं नहीं आ पाई, लेकिन वक्त निकाल करके जरूर आऊंगी, ज्योति ने सालू जी को जवाब दिया। ज्योति जाने लगी तो सालू जी ने पीछे से उसे टोका कि चाय मत बनाना, बिल्कुल भी, मैं अभी पी करके आई हूँ। अरे आंटी आप भी हमेशा कहती हैं कि मैं पी करके आई हूँ, अभी बन जाएगी, अभी ले करके आती हूँ मैं। ज्योति जाने लगी तो सालू जी ने फिर पीछे से कहा, नहीं नहीं ज्योति प्लीज बिल्कुल भी मत बनाना। अच्छा ठीक है कह करके ज्योति किचन में से गुलाब जामुन और चिप्स ले करके आ गई।
लीजिए आंटी, आपको चाय नहीं पीनी है तो यह तो खाना ही पड़ेगा, ज्योति ने इसरार करते हुए कहा। ज्योति, तुम भी चाय नहीं पी तो कुछ ना कुछ तो जरूर खिला करके ही पीछा छोड़ेगी, सालू जी ने हंसते हुए कहा। तभी दीप्ति ने आकर के मंजू जी को कहा कि बुआ को फोन आया है, आपसे बात करना चाहती। सालू तुम बैठो, मैं कुछ देर में सावित्री दीदी से बात करके आती हूँ। यह कह करके मंजू जी व्हील चेयर से आगे बढ़ते हुए फोन के पास पहुँच गई। नमस्ते दीदी, कैसी हैं आप? मंजू जी ने फोन पर सावित्री जी से कहा। मंजू, मैं ठीक हूँ, और तुम बताओ तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ दीदी, बस आपके जवाब का इंतजार कर रही थी। बहुत दिन हो गए आपको गए हुए, आपने कोई जवाब नहीं दिया। मंजू, वही कहने के लिए तो फोन लगाया है कि मेरी सलोनी के ससुराल वालों से बात हो गई है और वह लोग ज्योति को देखना चाहते हैं, तो हम लोग संडे के दिन आ रहे हैं। और इतने दिन बाद इसलिए मैंने तुम्हें फोन किया है क्योंकि सलोनी की सास चित्रा जी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं बात नहीं कर पाई थी उन लोगों से, सावित्री जी ने कहा। अच्छा दीदी, मंजू जी ने खुश हो करके कहा। संडे के दिन हम सुबह 11 बजे पहुंच जाएंगे। मंजू, तुम खाने का इंतजाम कर लेना, क्योंकि सुबह 9 बजे हम यहाँ से निकलेंगे तो 11 बजे तक वहाँ पहुँचेंगे। इतनी जल्दी खाना खा करके निकलना असंभव होगा। कोई बात नहीं दीदी, आप फिक्र मत करो, मैं खाने का इंतजाम करवा लूँगी। वैसे दीदी, आप कितने लोग आओगे, उस हिसाब से फिर मैं खाना बनवाऊं? मंजू जी ने सावित्री जी से पूछा। हम 6 लोग रहेंगे, 2 सलोनी के सास ससुर और विनय, और मेरे साथ किरण और सलोनी भी आ रही हैं। वह दोनों जिद करने लगी कि हम लोग भी मामी जी के घर चले जाएंगे, ज्योति और दीप्ति से हम लोग भी मिलेंगे। वैसे भी मेरी सलोनी बहुत याद करती है ज्योति को, सावित्री जी ने कहा। तो मंजू जी ने कहा, यह तो आपने बहुत अच्छा किया दीदी, जो किरण और सलोनी को भी साथ ला रही हैं। अच्छा है, हम लोग भी उन दोनों से मिल लेंगे। ठीक है, संडे के दिन मिलते हैं मंजू, यह कह करके फोन रख दिया सावित्री जी ने। मंजू जी फिर सालू जी के पास आई तो उनके चेहरे पर खुशी थी और ओंठों पर मुस्कान थी। सावित्री दीदी ज्योति के रिश्ते की बात करके गई थी। उनकी बेटी है सलोनी, उसी के देवर से अपनी ज्योति के लिए कहा था दीदी ने कि मैं बात करूंगी उसके ससुराल वालों से ज्योति के लिए। मंजू जी ने सालू जी को बताया तो सालू जी खुश हो करके, अच्छा फिर क्या हुआ, बात बनी? आ रहे हैं क्या वो लोग? हाँ, संडे को आने को कहा रही हैं सावित्री दीदी, मंजू जी ने कहा। चलो अच्छा है, वैसे मैं भी तुम्हारे पास ज्योति के रिश्ते के लिए ही आई थी। प्रशांत का दोस्त है नीलेश, उसके लिए उसकी माँ राधिका जी ने प्रशांत से बात की थी। कोई अच्छी लड़की हो तो बताना। प्रशांत ने आ करके मुझे बताया तो मुझे ज्योति का ख्याल आया कि क्यों ना एक बार उन लोगों से ज्योति की बात करूं। मैंने राधिका जी से ज्योति के बारे में कहा तो वह ज्योति को देखने आने के लिए तैयार है, यह बताने आई थी मैं भी, सालू जी ने बताया। कोई बात नहीं सालू, यह तो किस्मत की बात है, जहां मेरी ज्योति की किस्मत होगी वहीं उसकी शादी होगी। वह लोग कब आने को कह रहे हैं? मंजू जी ने पूछा। वो लोग भी इसी संडे को आने वाले थे, पर तुम फिक्र मत करो, मैं उन लोगों को अगले संडे को कह दूंगी। हाँ, यह ठीक रहेगा सालू, देखते हैं जहां ज्योति का रिश्ता जम जाए। विराट के घर आने पर मंजू जी ने विराट को भी दोनों रिश्तों की बात बता दी। विराट ने भी कहा, अच्छा है, दोनों रिश्ते ही देख लेंगे, जो हमें उचित लगेगा ज्योति के लिए वो करेंगे। सुजाता को लेकिन अच्छा नहीं लग रहा था। यह क्या, एक रिश्ता हाथ से गया तो 2 रिश्ते फिर से आ गए। सुजाता ने फोन पर अपनी माँ नीलम जी को बताया, इस संडे को बुआ जी के इधर जो लड़का है वो आ रहा है ज्योति को देखने, और अगले संडे सालू जी किसी को ला रही हैं ज्योति के लिए। अब क्या कर सकते हैं बेटा, अब जो होता है वो हो जाने दे, किस्मत की बात है, सुजाता की माँ नीलम जी ने कहा। एक तो अपाहिज है इस घर में, दूसरी अभी 12 साल की बच्ची है, एक ही काम वाली बाई है, वह भी चली जाएगी तो मेरा क्या होगा माँ, यह सोचा है तुमने? सुजाता ने थोड़ा भड़क करके कहा।
तो बेटा आज नहीं कल, नहीं परसों, कभी तो उसकी शादी होनी ही है ना। नीलम जी ने कहा, मैं यह नहीं कहती कि उसकी शादी कभी ना हो, लेकिन अभी मेरी शादी को इतना कम वक्त हुआ है, मेरे अभी घूमने फिरने के दिन हैं। अगर वह शादी करके चली जाएगी तो मैं गृहस्थी में ही लगी पड़ी रहूंगी। सारा दिन मुझे काम काज में और पिंटू को संभालने में हो जाया करेगा। घूमना फिरना मेकअप फैशन सब भूलना पड़ेगा। फिर विराट विराट का भी सारा काम मेरे ही सर पर आ जाएगा। सुबह ऑफिस जाएं तो उनके लिए जल्दी उठो, उन्हें नाश्ता बना करके दो, उन्हें लंच बना करके टिफिन तैयार करके दो, उनके कपड़े प्रेस करके रखो। मुझे अपने लिए तो बिल्कुल वक्त ही नहीं मिलेगा। सुजाता ने बड़े ही टेंशन में कहा। चल तू टेंशन मत ले, इसका भी कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। उन लोगों को आने तो दे पहले, फिर सोचते हैं क्या करना है। नीलम जी ने कहा, क्या बुराई हो रही है हमारी? विराट ने सुजाता जी के पीछे से आकर के कहा। सुजाता थोड़ी सी घबराई, फिर बात पलटते हुए अपनी माँ से कहने लगी, और नायरा कैसी है? उसे गोद भर के कब ला रही हो? माँ, दोनों माँ बेटियां की फिर रस्मन बातें चलने लगी। ज्योति, या तो तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम मेरे पास आ गई आज, मोना ने ज्योति को देख करके कहा। मैं कब से आने वाली थी पर समय नहीं मिल पा रहा था। मोना, तुम बुरा मत मानो, ज्योति ने कहा। बुरा तो मानने वाली बात है भाई, तुम सुन करके भी मेरी शादी का इतने दिन से नहीं आई। मोना ने झूठ मूठ का मुंह बनाते हुए कहा। अच्छा चलो, अब आ गई है ना, अब मान जाओ। ज्योति ने उसे हंसाने के लिए पेट में गुदगुदी की। चलो आओ, मैं तुम्हें अपने सामान दिखाती हूँ, मोना ने कहा, और फिर काम वाली को आवाज लगाई, शीला दीदी चाय और नाश्ता ले आना मेरे कमरे में। इसकी कोई जरूरत नहीं है मोना, मैं चाय नाश्ता सब करके आई हूँ घर से, ज्योति ने कहा। चलेगा ना यार, थोड़ा चल, अब जिद मत करो। मोना ज्योति को अपने कमरे में ले करके आ गई और उसे अपने शादी की ड्रेस दिखाने लगी। सालू जी घर पर नहीं थी, वह आज भी शॉपिंग के लिए बाजार गई हुई थी। देखो, यह पूरे 11 ड्रेस हैं जो मैं शादी के लिए ले करके आई हूँ, मोना ने अपनी ड्रेस ज्योति को दिखाते हुए कहा। ज्योति ने हर ड्रेस की खूब तारीफ की। ड्रेस थी भी वाकई बहुत बढ़िया बढ़िया। फिर मोना ने अपनी शादी का लहंगा दिखाया, गाजरी कलर का नेट का लहंगा, उसके ऊपर जरी की गोल्डन वर्क। ज्योति तो देख करके बेपनाह खुश हो गई। वह आ गया तो बहुत ही प्यारा प्यारा है, इसमें तुम बहुत 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 प्यारी लगोगी मोना, सच में, ज्योति ने कहा। और देखो, इसके ऊपर यह वाला नेकलेस लिया है, सारा सामान है इसमें, मोना ने फिर एक बॉक्स ज्योति की तरफ बढ़ाते हुए कहा। ज्योति ने बॉक्स खोला तो उसमें गोल्डन नेकलेस, हाथ की भर भर करके गाजरी और गोल्डन चूड़ियाँ, गोल्डन टीका, गोल्डन अंगूठियाँ, गोल्डन हाथ के फूल, गोल्डन नथ, सब कुछ पहनने का सामान था। गाजरी और गोल्डन कॉम्बिनेशन में, वाह, यह तो बहुत ही प्यारा है, यह तो लहंगे पर बहुत ही ज्यादा जचेगा, ज्योति ने खुश हो करके सारा सामान देखते हुए कहा। फिर मोना और भी ज्योति को अपने दूसरे सामान दिखाने लगी। बेटा, कल संडे है, कल वो लोग आने वाले हैं, तुम अभी से देख लो कि क्या क्या मंगाना है, मंजू जी ने ज्योति से कहा। पहले आप यह बताओ माँ कि क्या क्या बनेगा कल, ज्योति ने पूछा तो मंजू जी ने कहा, थोड़ा तुम भी तो सलाह दो कि क्या ठीक रहेगा। तभी सुजाता को देख करके मंजू जी ने कहा, बहू यहाँ आओ, बैठो हमारे पास, जरा तुम भी तो बताओ कि कल क्या क्या बनाना है मेहमानों के लिए। जो बनाना है बना लो, जिसके मेहमान हैं वह जाने, कह करके सुजाता गुस्से में पैर पटकती अपने कमरे में चली गई। अरे इसे क्या हो गया, इसे हर वक्त हर बात में इतना गुस्सा क्यों आता है, मंजू जी ने ज्योति से कहा। छोड़ो माँ, भाभी की आदत ही ऐसी है, ज्योति ने कहा। चलो आप बताओ मुझे कि कल क्या क्या बनाना है, मैं उस हिसाब से आज की तैयारी कर लेती हूँ, और जो चीज मंगानी होगी मंगा भी लूंगी, ज्योति ने मंजू जी को उदास देख करके कहा। ऐसा करते हैं, शाही पनीर बना लेते हैं, साथ में पालक की सब्जी, मटर का पुलाव, ब्रोकली की सब्जी और पराठे, और मीठे में बाहर से रसगुल्ले और खोपरा पाक
मंगा लूंगी विराट से कह करके। मंजू जी ने कहा, नहीं माँ, पालक की सब्जी की जगह मसाले वाले आलू बनाते हैं। ज्योति ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, जो तुम्हें अच्छा लगे। मंजू जी ने कहा। पिंटू की तबीयत ठीक नहीं थी, उसे बुखार था। वह बार बार ज्योति के पास जाने की जिद कर रहा था, क्योंकि वह ज्योति से काफी घुल मिल चुका था। मगर सुजाता उसे अपने पास से जाने नहीं दे रही थी। ज्योति ने भी कितनी बार कहा कि आ जाओ पिंटू, भाभी दे दो मुझे, जिद कर रहा है मेरी। मगर सुजाता ने यह कह करके बात को टाल दिया कि नहीं, इसकी आदत पड़ने दो, तुम्हारी शादी हो जाएगी, फिर यह तुम्हारे लिए जिद किया करेगा तो क्या करूंगी। हालांकि सुजाता सोच रही थी कि अगर ज्योति पिंटू को लेकर के बैठ जाएगी और पिंटू ज्योति को नहीं छोड़ेगा तो कहीं ऐसा ना हो कि घर का काम उसी पर आ पड़े। अब विराट के कपड़ों पर प्रेस भी करनी थी पिंटू, लेकिन ज्योति के लिए रोने लगा जोर जोर से। आखिर परेशान हो करके सुजाता ने पिंटू को ज्योति को देना ही पड़ा। विराट ने जब देखा कि पिंटू इतना रो रहा है और ज्योति उसे संभाल रही है, तो विराट ने सुजाता को कहा कि पिंटू ज्योति की जिद कर रहा है, इसलिए उसे ज्योति के पास रहने दो। तुम मेरे कपड़े प्रेस कर दो और मेरा लंच तैयार कर दो। बेचारी सुजाता को लामाहौला आखिर उठ करके प्रेस भी करना पड़ा और विराट के लिए लंच भी बनाना पड़ा, लेकिन उसने सिर्फ विराट के लिए लंच बनाया। विराट के जाने के बाद उसने कहा कि ज्योति, मेरी तो कमर में बहुत दर्द है, ऐसा करो तुम सब के लिए लंच तैयार कर लो। पिंटू सो गया है, ला पिंटू को मुझे दे दो, मैं मेरे कमरे में ले करके थोड़ी देर सो जाती हूँ। ठीक है भाभी, आप पिंटू को अपने कमरे में सुलाओ, वहाँ शोर शराबा नहीं होगा तो उसकी आंख नहीं खुलेगी, वह आराम से सोता रहेगा। ज्योति ने कहा और पिंटू को ले जा करके भाभी के कमरे में बेड पर लेटा दिया। ज्योति ने सब के लिए खाना बनाया, फिर कल की तैयारी देखने लगी कि कोई सामान मंगाना तो नहीं है। ज्योति सुबह जल्दी उठ गई थी, 11 बजे मेहमान आने वाले थे, इसलिए उसे 11 बजे के पहले ही खाना तैयार करना था। लेकिन फिर भी इतना खाना बनाने में देर तो हो ही जाती है। 10:30 बज चुके थे। ज्योति अभी भी किचन में ही थी तो मंजू जी ने कहा कि पहले तुम ज्योति तैयार हो जाओ, उसके बाद काम करना। आते ही वह लोग खाना तो खाएंगे नहीं, थोड़ी देर भी तो हो जाएगी तो कोई बात नहीं। माँ, कौन से कपड़े पहनूं, आप बताओ ना, ज्योति ने मंजू जी से पूछा। अरे वह ब्लू ड्रेस पहन लो जो तुमने अभी कुछ महीने पहले खरीदी थी, मंजू जी ने कहा। अच्छा माँ, वह जैकेट वाली ब्लू ड्रेस जिसका नेट का दुपट्टा है। ज्योति ने ड्रेस को जैकेट और दुपट्टा बता करके तस्दीक की। हाँ हाँ वही, तुम पर बहुत जचती है वो ड्रेस, मंजू जी ने कहा। ज्योति ने फटाफट नहा करके ड्रेस पहन ली। नेवी ब्लू कलर की ड्रेस जिस पर व्हाइट मोतियों का वर्क वाला लहंगा लॉन्ग जैकेट था और साथ में बहुत ही खूबसूरत नेट का व्हाइट मोतियों का वर्क वाला दुपट्टा था। उसने कान में भी व्हाइट मोतियों की बालियां पहनी जो उसने इसी ड्रेस के साथ खरीदी थी और उंगली में 2 गोल्डन रिंग डाल करके हल्का फुल्का मेकअप किया। मेहमान आ चुके थे। ज्योति अपने कमरे में तैयार हो रही थी। किरण भाभी और सलोनी उसके रूम में ही आ गए थे। सलोनी और किरण भाभी ज्योति से बहुत ही प्यार से मिली। बहुत सुंदर लग रही हो ज्योति, सलोनी ने कहा। सलोनी और ज्योति हम उम्र थी, इसलिए एक दूसरे का नाम से ही बुलाती थी। ज्योति, अब तो तुम्हें मुझे भाभी बुलाना पड़ेगा, अब तो तुम मेरी देवरानी होने वाली हो, सलोनी ने ज्योति को छेड़ते हुए कहा। ज्योति शर्म से लाल हो गई और धीरे से मुस्कुरा दी, कुछ नहीं बोली। तभी मंजू जी व्हील चेयर पर आगे बढ़ते हुए कमरे में आ करके ज्योति से बोली, बेटा जल्दी करो, अभी तो किचन का भी काम बचा हुआ है। आप फिक्र मत करो मामी जी, अब तो हम दोनों हैं ना ज्योति के साथ, किचन का सारा काम निपटा लेंगे, किरण भाभी ने मंजू जी से कहा। हाँ हाँ बेटा चलो, यह तो अच्छा है, मंजू जी ने खुश हो करके कहा और वापस व्हील चेयर पर आगे बढ़ते हुए हाल में चली गई। सुजाता भाभी कहीं नजर नहीं आ रही हैं, सलोनी ने पूछा। हाँ वह अपने कमरे में होंगी, ज्योति ने कहा। क्यों, उन्हें नहीं पता क्या कि मेहमान आए हैं?
किरण भाभी ने हैरत से पूछा तो ज्योति ने थोड़ी सकचाते हुए जवाब दिया, पता तो होगा भाभी, वह शायद तैयार हो रही होंगी या पिंटू को तैयार कर रही होंगी। फिर तीनों किचन में चली गई और बाकी का काम समेटने लगी। ज्योति ने बहुत कहा कि आप लोग तो अभी थकी हुई आई होंगी, लेकिन दोनों नहीं मानी। कहा कि काहे की थकान, गाड़ी में आए हैं, पैदल थोड़े आए हैं कोई। दोनों ने मिल करके ज्योति का किचन का सारा काम निपटवा दिया था। सुजाता अभी तक कमरे में ही थी। विराट ने उसे जोर से आवाज लगाते हुए कहा, सुजाता, सुजाता, कमरे में क्या कर रही हो? पता है तुम्हें मेहमान आ चुके हैं। विराट कहता हुआ कमरे में गया तो सुजाता बेड पर लेटी हुई थी। क्या है, क्यों इतना शोर मचा रहे हो? सुजाता ने विराट की तरफ मुंह करके कहा, अरे भाई, मेहमान आ चुके हैं, अब निकलो भी जल्दी से। अभी तक तो तुम तैयार भी ना हुई, ना ही तुमने पिंटू को तैयार किया है। विराट ने सुजाता से कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझसे नहीं होगी कोई खातिरदारी। सुजाता ने मुंह बना करके कहा। तो विराट ने कहा, तुम्हें खातिरदारी करने को कौन कह रहा है? तुम बाहर चलो और मेहमानों के पास जा करके बैठो, वरना वह लोग क्या सोचेंगे कि घर की बहू तो बाहर ही नहीं निकली, ना ही हमसे बात की। विराट ने कहा, उन्हें जो सोचना है सोचें, बस मैंने कह दिया मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आराम करूंगी। कह करके सुजाता ने फिर से दूसरी तरफ करवट बदल ली। भाड़ में जाओ तुम, तुम्हारे हमेशा इसी तरह के नाटक हैं। गुस्से से कहता हुआ विराट कमरे से बाहर निकल गया। बेटा सुजाता कहाँ है? मंजू जी ने पूछा तो विराट ने कहा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है माँ, बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे हैं, वह बिस्तर पर से उठ भी नहीं पा रही है, इसलिए अपने कमरे में आराम कर रही है। विराट ने सुजाता की गलती को छुपाते हुए बात बनाते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, बहू को आराम करने दो। मंजू जी ने कहा, मेरा देवर बहुत ही सुंदर है, देखना ज्योति तुम्हें पसंद आएगा। सलोनी ने ज्योति को कहा, अरे तुम देख लोगी, अगर तो एक बार में ही दिल हार बैठोगी। किरण भाभी ने भी मजाक करते हुए कहा, क्यों, क्या बात है भाभी, क्या आप भी दिल हार बैठी हैं? ज्योति ने किरण भाभी को छेड़ते हुए मजाक किया। धत, क्या तुम्हारे भैया अच्छे नहीं हैं जो मैं उस विनय पर दिल हारूंगी? किरण भाभी ने झेंपते हुए कहा। इसी तरह हंसी मजाक के माहौल में सलोनी और किरण भाभी ज्योति को लेकर के हाल में पहुंच। सामने ही विनय बैठा था। ज्योति की नजर सीधा विनय पर ही गई। सचमुच यह तो बहुत ही खूबसूरत है, ज्योति ने दिल ही दिल में सोचा। क्रीम कलर का चेक्स वाला शर्ट और ब्लैक पैंट, आंखों पर नजर का चश्मा, ब्लैक सूट, हाथ में घड़ी, करीने से जमे हुए बाल। उफ, विनय को देख करके ज्योति सचमुच ही बहुत खुश हुई। आज विराट को सुजाता पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। उसे लग रहा था कि सुजाता जानबूझ करके बाहर नहीं आ रही है। यह बात सुजाता भी समझ चुकी थी कि अगर मैं आज बाहर नहीं गई तो विराट मुझे ही गलत समझेगा, उसे अपने माँ और बहन ही सही लगने लगेंगी। इसलिए वह फटाफट तैयार हुई, पिंटू को तैयार किया और कमरे से बाहर आ गई। मंजू जी ने सुजाता को देख करके कहा, और बहू तबीयत कैसी है? अब तो ठीक है माँ, सुजाता ने धीरे से जवाब दिया। मंजू जी ने सबसे सुजाता का परिचय करवाया, ये मेरी बहू है सुजाता। सुजाता ने सबको नमस्ते किया और वहीं सबके पास बैठ गई। ज्योति भी वहीं बैठी थी। कभी कभी चित्रा जी ज्योति से कुछ पूछ लेती थी। ज्योति बड़ी ही शर्मा करके धीमे से जवाब देती थी चित्रा जी की बात का। फिर सभी लोग खाना खाने लगे। किरण भाभी और सलोनी ज्योति के साथ खाना परोस रही थी। तभी लोगों ने खाने की बहुत ही तारीफ की। इतना सब कुछ ज्योति ने अकेले ही बनाया है? चित्रा जी ने मंजू जी से पूछा। हाँ, काम में तो बहुत ही परफेक्ट है हमारी ज्योति, सावित्री जी ने जवाब दिया। विनय भी ज्योति को पसंद कर चुका था। आज ब्लू कलर की ड्रेस में ज्योति भी गजब ढा रही थी। जब सब लोग जाने लगे तो मंजू जी, सावित्री जी, किरण और सलोनी के बहुत पीछे पड़ी कि तुम लोग रुक जाओ, कुछ दिन रह करके जाना। ज्योति और दीप्ति ने भी तीनों को बहुत रोका, लेकिन सावित्री जी ने कहा कि अभी जाने दो मंजू, बाद में हम लोग आएंगे, बहुत दिन रुकेंगे, खूब घूमेंगे भी। फिर किरण और सलोनी ने भी ज्योति और दीप्ति को कहा कि हम लोग बाद में माँ के साथ आएंगे,
फिर बहुत दिन रुक करके जाएंगे, बहुत मस्ती करेंगे साथ में सब मिल करके। सब लोग चले गए। अब मंजू जी का जवाब का इंतजार था और अगले संडे को फिर से मेहमानों के आने का इंतजाम करना था। सुजाता जी की टेंशन दिनों दिन बढ़ती जा रही थी और साथ में उसकी इन तीनों माँ बेटियों के प्रति चिढ़ भी बढ़ रही थी। अब तो वो छोटी सी बात में पिंटू को भी पीट देती थी। ज्योति से पिंटू का पीटना देखा नहीं जाता था। पिंटू को लेने जाती तो भाभी उसे भी लताड़ देती। रहने दो, तुमने ही बिगाड़ा है इसे, हद से ज्यादा सिर चढ़ा रखा है, देखा कितनी जिद करने लगा है। दीप्ति के हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट होने वाले थे, इसलिए ज्योति उसे मन लगा करके पढ़ाई करने में लगी थी। दीप्ति 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। ज्योति चाहती थी कि वह ज्यादा नहीं पढ़ पाई तो क्या, लेकिन दीप्ति बहुत आगे तक पढ़े। दीप्ति पढ़ाई में अच्छी थी, जल्दी ही उसकी समझ में सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई आ जाती थी। ज्योति भी उसे हमेशा समझाती रहती थी, दीप्ति अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई करो, तुम्हें बहुत आगे तक पढ़ना है। कभी कभी दीप्ति ज्योति से कहती कि दीदी अब आप शादी करके चली जाओगी तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मुझे पढ़ाई भी कौन कराएगा। ज्योति कहती कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी ट्यूशन लगवा दूंगी और तुम मुझसे मिलने आ जाया करना और मैं भी तुमसे मिलने आती रहूंगी। ज्योति का खुद का भी मन नहीं करता था कि इस तरह अकेले माँ और दीप्ति को छोड़ करके जाने का, लेकिन आज नहीं तो कल कभी तो उसे जाना ही था। वो मन ही मन दुआएं भी करती कि उसे ऐसा इंसान अपने पति के रूप में मिले जो उसे कभी अपनी माँ बहन से मिलने आने के लिए नहीं रोके। महेश, आशा जी और अलका को अचानक अपने घर देख करके ज्योति कुछ हैरान थी। वही हैरानी तो मंजू जी को भी हुई थी। मंजू जी तजुर्बेदार औरत थी, वो समझ भी गई थी कि क्या वजह है। वो आज महेश अपनी माँ और भाभी दोनों को साथ लाया है। ज्योति जी ने चाय नाश्ते का इंतजाम किया। दीप्ति महेश से खुल करके बातें कर रही थी। आशा जी को कुछ कुछ समझ में आ रहा था अपने बहू और बेटे की चाल। वो महेश की चोरी पकड़ चुकी थी। ज्योति आशा जी को बहुत पसंद आई। कुछ देर ज्योति से बातचीत के दौरान ही वो समझ गई कि ज्योति समझदार, घर गृहस्थी में रमने वाली लड़की है। उन्हें ये रिश्ता मंजूर था, मगर अभी उन्होंने मंजू जी को ये बताना उचित नहीं समझा। ना ही मंजू जी को उन्होंने ये जाहिर होने दिया कि हम लोग ज्योति के रिश्ते के लिए आए हैं। मिलने मिलाने का ही बहाना बना दिया। इसकी वजह ये थी कि उनके घर में आशा जी की बजाय उनके पति जयेश जी की चलती थी, इसलिए वो चाहती थी कि एक बार जयेश भी ज्योति को देख लें। उन्हें याद था जयेश ने अलका के पहले कितनी ही लड़कियों को उमेश के लिए देखा था और नापसंद किया था। कहीं लड़की अच्छी होती तो जयेश को उसके घर वाले पसंद नहीं आते, और कहीं लड़की और घर वाले पसंद आ जाते तो घर पसंद नहीं आता। जयेश का कहना था कि लड़की वालों का घर बार भी अच्छा होना चाहिए, ताकि मेरा बेटा कहे कि ये मेरा ससुराल है तो लोग उसे हिकारत की नज़रों से नहीं देखें बल्कि गर्व से देखें। आखिर मेरा बेटा अमेरिका में पढ़ करके आया है, उसका खुद का बिजनेस है, तो उसके स्टेटस की ही लड़की भी तो देखनी पड़ेगी। महेश का मामला तो उमेश से और भी अलग था। फिर महेश की पढ़ाई भी उमेश से कई ज़्यादा थी, और महेश की अपने खुद की फैक्ट्री थी जहां गोली दवाइयां बनती थी। महेश करोड़ों में खेलता था, कई वर्कर उसकी फैक्ट्री में काम करते थे। हाँ मंजू, बताओ तुम्हें विनय कैसा लगा, पसंद आया कि नहीं? सावित्री जी ने फोन पर मंजू जी से पूछा। दीदी लड़का तो अच्छा है, काम धंधा भी ठीक है, मगर उन लोगों ने तो अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। उनका क्या जवाब है? वो एक बार अपनी तीनों बेटियों को भी ज्योति से मिलवाना चाहते हैं। वो लोग जल्दी ही छुट्टी वाले दिन अपनी तीनों बेटियों को लेकर के आएंगे। 3 बेटियां? मंजू जी ने थोड़ी हैरत से कहा। हाँ मंजू, उनकी 3 बेटियां हैं, सभी की शादी हो गई है, सभी अपने अपने ससुराल में हैं। बहुत ही अच्छी लड़कियां हैं तीनों ही।
तुम मिलोगी तब देखना। सावित्री जी मंजू जी का ऐसा समझ गई थी। मंजू जी थोड़ी परेशान थी। क्या हुआ माँ, आप कुछ परेशान हैं? ज्योति ने मंजू जी को इस तरह बैठे देख करके पूछा। हूँ, सावित्री दीदी का फोन आया था, मंजू जी ने कहा। फिर क्या कह रही थी बुआ? कह रही थी कि उनकी तीनों बेटियों को भी लाना चाहते हैं, एक बार तुम्हें दिखाने, तुमसे मिलाने। तो माँ, इसमें परेशान होने की क्या बात है? ज्योति ने पूछा। परेशान इसलिए हूँ बेटा कि तीन तीन लड़कियां भी हैं और उसी शहर में पास पास ही ब्याही गई हैं। जहाँ लड़कियों का ससुराल आस पास ही होता है, वहाँ फिर मन मुटाव वाली बातें भी बहुत होती हैं। कभी कोई ननद बुरा मान गई तो कभी किसी ननद का को कोई बात पर गुस्सा आ गया, फिर वही बेटियों का सास भी बुरा मान रही हैं। घर में खट खट पट पट झिक झिक चल रही है। मंजू जी ने अपना अनुभव बताया। माँ, क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? क्या मैं इस तरह की कोई नौबत ससुराल में आने दूंगी? ज्योति ने मंजू जी का हाथ थामते हुए कहा। नहीं मेरी बच्ची, तुम पर तो मुझे बहुत भरोसा है। जब तुमने अपने घर में कभी भाभी की किसी बात का विरोध नहीं किया, तो तुम ससुराल में कैसे किसी का विरोध करोगी? लेकिन तुम नहीं जानती मेरी बच्ची, बेटी की माँ हूँ, टेंशन तो लगी ही रहती है ना। एक माँ के दिल से पूछो किस तरह वो अपने कलेजे के टुकड़े को किसी और को सौंप देती है। और अगर बेटी ससुराल में खुश है तो उसे देख करके माँ खुश होती है, और अगर उसे जरा भी दुख हो तो माँ का दिल छलनी होता है। माँ की तो ख्वाहिश होती है कि उसकी बेटी हमेशा खुश रहे, उसकी जिंदगी में कभी कोई दुख ना आए, वो हमेशा अपने ससुराल में राज करे, ससुराल वाले भी हमेशा उससे खुश रहें। हाँ हाँ, कर लो मेरी बुराई, यही तो काम बचा है तुम्हारे पास। मंजू जी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सुजाता, जो कब से दरवाजे के पास खड़ी दोनों माँ बेटी की बातें सुन रही थी, अंदर आते हुए जोरदार आवाज में चिल्ला करके कहा। मंजू जी तो जैसे सकते में आ गई अचानक हुए इस माहौल से। भाभी, हम आपकी बुराई नहीं कर रहे थे, माँ तो सिर्फ मुझे समझा रही थी। ज्योति ने भाभी को समझाना चाहा। अच्छा, तो फिर ये बात कहाँ से आ गई कि ससुराल वाले भी उससे खुश रहें? कहना तो माँ यही चाहती थी ना कि मुझसे तुम लोग खुश नहीं हो। और जब तुम अपने घर में भाभी की बात का विरोध नहीं करती तो ससुराल में ऐसा कैसे करोगी? क्यों, कौन कह रहा था ये? सुजाता, मैं बस ज्योति को समझाने के लिए कह रही थी, हम तुम्हारी कोई बुराई नहीं कर रहे थे। मंजू जी ने कहा तो सुजाता जैसे और भी भड़क गई। तुम दोनों माँ बेटियां की मिली भगत हो, जो ज्योति कहती है वह आप कहती हो, और जो आप कहती हो वही ज्योति कहती है। इस घर में अकेली तो मैं ही रह गई हूँ, बाकी तो तीनों का गुट चलता है। अरे जो कुछ कहना है मुंह पर ही कहो, ना इस तरह से पीठ पीछे बुराई करने से क्या फायदा? ज्योति के जाने के बाद तो मुझसे ही पाला पड़ेगा ना, फिर देखूंगी क्या करती हो। झगड़े की आवाज सुन करके विराट भी आ गया था, लेकिन मजाल क्या था कि थोड़ा भी सुजाता को कुछ कहता। चुपचाप बुद्ध की तरह खड़ा था विराट। विराट, सुजाता हमें इतना कुछ बोल रही है और तुम चुप खड़े हो, मंजू जी ने विराट से कहा। तो क्या करूं, मारूं उसे? वह भी मेरी पत्नी है, जिंदगी गुजारनी है पूरी उसके साथ, विराट ने गुस्से में कहा। तो मंजू जी ने सहम करके कहा, बेटा मैं ऐसा तो नहीं कह रही हूँ कि तुम सुजाता को मारो, मैं भी जानती हूँ कि वह तुम्हारी पत्नी है, कम से कम इंसाफ की बात तो करो। इंसाफ यही है कि तुम लोग सुजाता को कुछ ना बोला करो। मैंने हमेशा ही माँ देखा है कि तुम दोनों ही कुछ ना कुछ करती हो, कहती हो, तभी सुजाता झगड़ा करती है। अब आपको यह कहने की क्या जरूरत थी कि तुम भाभी का घर में विरोध नहीं करती हो तो अपने ससुराल में कैसे करोगी? आप कहना तो यही चाहती हैं कि सुजाता गलत है, ज्योति उसका फिर भी विरोध नहीं करती। और हाँ, अगर ज्योति तुम्हें घर का काम करना इतना अखरता है तो तुम ऐसा करो कि बंद कर दो, यह सब मैं काम वाली रख लेता हूँ। और रही बात सुजाता की, वो घर का काम नहीं करती तो अभी पिंटू छोटा है,
वह पिंटू को संभालती है, और फिर ऐसा तो नहीं है कि वह पूरा दिन बैठी ही रहती है। विराट ने कहा तो मंजू जी ने भी गुस्से में कहा कि तुम रहते कौन सा हो घर में पूरा दिन, जो तुम देखोगे कि घर में क्या होता है। हाँ हाँ, लेकिन मैं सब समझता हूँ। मैं कम टाइम में ही जान जाता हूँ कि इस घर में क्या हो रहा है और कौन सही है और कौन गलत है। विराट ने चिल्ला करके मंजू जी को कहा तो मंजू जी ने भी जवाब में कहा कि हाँ, तुम्हें तो हम ही गलत लगेंगे। देखना, एक दिन तुम्हारी दोनों बहनें शादी हो करके चली जाएंगी, और जब मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी तब तुम पछताओगे। विराट और सुजाता, तुम भी सुन लो, तुम्हें भी भगवान ने एक भाई दिया है, और कल को तुम्हारी भी भाभी आएगी, और जब वह तुम्हारे साथ इस तरह का व्यवहार करेगी या तुम्हारी माँ के साथ इस तरह का व्यवहार करेगी तो सोचो कि तुम्हें कैसा लगेगा। हाँ, बद्दुआ दे रही है मुझे, दे लो, जितनी बद्दुआ देना हो दे लो, होगा वही जो भगवान चाहेगा, सुजाता ने कहा, और फिर अपने कमरे में चली गई। माँ कह करके घूरता विराट भी सुजाता के पीछे चला गया। मेरे ही नसीब खराब थे, मेरी फूटी किस्मत थी जो तुम्हें समझाने बैठ गई। मालूम होता कि इस बात का इतना बड़ा बतंगड़ बनेगा तो कभी भी ना समझाती तुम्हें। मंजू जी अभी भी गुस्से में थी। आप शांत हो जाओ माँ, आपका बीपी बढ़ जाएगा। छोड़ो, यह सब तो घर में चलता ही रहता है। ज्योति भी परेशान तो बहुत थी, मगर माँ को समझाने के उद्देश्य से उसने कहा, कभी कभी तो ज्योति सोचती हूँ कि तुम चली जाओगी तो मेरा और दीप्ति हम दोनों का क्या होगा। अभी तो तुम मेरा इतना ख्याल रख लेती हो, बाद में यह सुजाता मेरा इतना ध्यान रखेगी। मंजू जी ने परेशान हो करके रोते हुए कहा तो ज्योति ने उन्हें गले से लगा लिया। माँ आप रो मत, सब ठीक हो जाएगा, ज्योति ने माँ को दिलासा देते हुए कहा। मंजू जी को पता था कि ज्योति सिर्फ दिलासा देती है, वरना परेशान तो ज्योति भी बहुत होती है कि मेरे जाने के बाद माँ और दीप्ति का क्या होगा, माँ का ध्यान कौन रखेगा। संडे को जब सालू जी मेहमानों को लेकर के आई, सुजाता बहुत ज्यादा उस दिन के बाद से गुस्से में थी, इसलिए बिल्कुल भी बाहर नहीं आई, ना ही उसे विराट ने आने को कहा। सुजाता ने इन तीनों माँ बेटियों से बात करना भी बंद कर रखी थी। विराट भी चाहता था कि जल्दी से जल्दी ज्योति की शादी हो जाए तो घर में शांति आ जाए। उसे नहीं मालूम था कि यह शांति फैलाने वाली तो खुद उसकी पत्नी है। ज्योति ने पहले ही नाश्ते का इंतजाम कर लिया था। सालू जी के साथ उन्हीं का बेटा प्रशांत और राधिका जी और नीलेश आए थे। नीलेश के पिताजी नहीं थे, ना ही कोई और भाई या बहन थे, नीलेश अकेला ही लड़का था। राधिका जी स्वभाव में बिल्कुल शांत और सीधी साधी महिला थी। नीलेश एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था और साथ ही ट्यूशन भी देता था। दोनों ही माँ बेटे बिल्कुल साधारण थे। उन्हें देख करके ही पता चल रहा था कि नीलेश इतना अच्छा नहीं कमा पाता है। यह रिश्ता तो विराट ने सिरे से नकार दिया था। नहीं माँ, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने से कुछ नहीं होता है, कभी भी जॉब छूट जाए तो फिर। और यह तो उन लोगों को देख करके ही लग रहा था कि नीलेश अभी हाल फिलहाल भी अच्छा नहीं कमा पाता है। मंजू जी भी चुप हो गई थी। सही था कि एक प्राइवेट स्कूल में इंसान कितना कमा पाता होगा, और फिर प्राइवेट जॉब का क्या भरोसा, कभी भी छूट जाए। आखिर माँ हो या भाई या पिता अपनी बेटी को ऐसे ही उठा करके किसी को भी थोड़े ना दे देते हैं। सब कुछ देखते हैं, सारी जानकारी निकालते हैं, तब जा करके अपनी बेटी किसी दूसरे को सौंपते हैं। फिर या तो किस्मत की बात है कि उसका नसीब कैसा निकले, उसे सुख मिले या दुख, लेकिन आंखों देखी तो कोई मक्खी नहीं निकलता। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट नौकरी वालों को कोई लड़की नहीं मिलती, मगर जो सक्षम लोग हैं यह तो प्राइवेट नौकरी वालों को अपनी बेटी देने में हिचकिचाएंगे ही ना। हाँ, माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उसकी बेटी जिंदगी भर चैन सुकून और खुशहाली से रहे, पैसों की तंगी भी उसे कभी ना आए। इसलिए हर माँ बाप की यही ख्वाहिश भी होती है कि उसका होने वाला पति उसे अच्छा कमाने वाला मिले, ताकि उसे हर ऐशो आराम दे सके।
इस बात में कुछ गलत भी नहीं है। आखिर माँ बाप अपने दिल का टुकड़ा, अपनी जान किसी और को सौंपते हैं तो इतना तो सोचेंगे ही ना। सुजाता को जब पता चला कि यह रिश्ता नहीं जचा, उसे बेहद खुशी हुई कि चलो एक रिश्ता तो टला। वह घर में मुंह फुलाए फुलाए घूम रही थी। मंजू जी, ज्योति या दीप्ति उससे बात भी करती तो कोई जवाब नहीं देती। उसने सबके साथ खाना खाना भी छोड़ दिया था। खाना लेकर के अपने कमरे में आ जाती और अकेले बैठ करके खा लेती। पिंटू को भी उसने ज्योति से बिल्कुल दूर कर दिया था। विराट, मैं कुछ दिन के लिए अपने मायके जाना चाहती हूँ। मैं वहाँ रहूंगी थोड़े दिन तो मेरा मूड फ्रेश हो जाएगा। वैसे भी मेरी चारों बहनें भी अभी मायके में आई हुई हैं। इसी बहाने चारों बहनों से मिलना भी हो जाएगा और हम बहनें साथ में रह भी लेंगे। सुजाता ने विराट से कहा तो विराट को कोई परेशानी नहीं हुई सुजाता के मायके जाने में। उसने भी हाँ कर दिया। मैं तुम्हें कल ऑफिस जाते समय तुम्हारे मायके छोड़ता चला जाऊंगा। सुजाता पैकिंग में लग गई। अपने कपड़े, अपना जरूरी सामान, पिंटू के कपड़े और पिंटू का सब सामान उसने अभी से बैग में रख लिया था, क्योंकि सुबह सुबह तो फिर वक्त भी नहीं मिलता। विराट जल्दी ऑफिस के लिए निकल जाता था। नायरा, नताशा, सनाया और अनाया सुजाता को देख करके बहुत खुश हुई। नीलम जी ने भी दामाद और बेटी को अच्छे से स्वागत किया और बेटी को कहा कि अच्छा हुआ सुजाता तुम भी आ गई, सब बहनों के साथ तुम भी रह लोगी। विराट सुजाता को छोड़ करके ऑफिस चला गया। घर में मंजू जी ने और ज्योति जी ने भी चैन की सांस ली। चलो अच्छा है, थोड़े दिन अच्छे से रहेंगे, मंजू जी ने दिल ही दिल में सोचा। अभी तो जीतू की शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगी, 5 साल बाद करूंगी, जब तक ये अच्छा कमाने लगेगा। मैं सोच रही हूँ कि इसे बाहर भेज दूं, वहाँ काफी काम धंधे हैं और कमाई भी अच्छी है। नीलम जी सुजाता से कह रही। हाँ माँ, सही है। अभी तो जीतू छोटा भी है, अभी तो उसकी कोई इतनी उम्र भी नहीं है। सुजाता ने भी माँ की बात में हामी भरी थी। माँ के घर में सुजाता खूब काम कर रही थी, क्योंकि बेटियों के आने के बाद सारा काम बेटियां ही कर लिया करती हैं। माँ को बिल्कुल भी काम नहीं करने देती थी। सबका इतना था कि माँ, अब तो घर में कोई भी नहीं है, आप ही को सारा काम करना पड़ता होगा, इसलिए अब जब तक हम हैं हम सारा काम करेंगे और आप आराम से बैठो। बहनें भी इतनी सीधी नहीं थी कि सुजाता को बैठने देती। सभी ने एक एक काम बांट लिया था। सुजाता के हिस्से में रोटियां बनाने का काम था। सुजाता से बड़ी नायरा थी और बाकी तीनों बहनें सुजाता से छोटी थी। नायरा सब्जियां बहुत अच्छी बनाती थी, इसलिए सब ने उसे सब्जी बनाने का काम दिया था। सुजाता को रोटी का काम मिला और उससे छोटी नताशा को कपड़े धुलाई का, नताशा से छोटी सनाया को बर्तन धोने का काम दिया गया और अनाया को झाड़ू पोंछे का। नायरा के 2 बच्चे थे, एक लड़का प्रमोद और एक लड़की पारुल। नताशा के भी एक लड़का हरीश और एक लड़की भावना थी। सनाया के एक ही लड़की अर्पिता थी और अनाया की अभी शादी हुई थी, इसलिए अभी उसके बच्चे नहीं थे। घर में कुल 14 लोग थे। इतने लोगों के बीच पिंटू बहुत घबरा रहा था, बार बार रो रहा था। उसे यहाँ अनकंफर्ट लग रहा था और वो ज्योति को भी याद कर रहा था। सुजाता बहुत ज्यादा खींच रही थी। एक तो उसे यहाँ इतना लोगों की रोटियां बनानी पड़ रही थी, ऊपर से पिंटू को भी संभालना पड़ रहा था और पिंटू सता भी बहुत ज्यादा रहा था। 4 दिन बाद ही उसकी समझ में आ गया कि इससे तो वही अच्छे थे। ना कोई काम करना पड़ता था, ना पिंटू को ज्यादा संभालना पड़ता था। यहाँ ना बहनें समझ रही हैं और ना ही माँ समझ रही हैं। सभी अपने अपने बच्चों में लगी हुई हैं। माँ भी नहीं कहती कि सुजाता तुम रोटी मत बनाओ, तुम्हारा पिंटू परेशान कर रहा है। माँ सुबह आंगनबाड़ी चली जाती हैं, वहाँ से 12:30 बजे आती हैं। वह चारों घर के काम में और अपने बच्चों में लगी रहती हैं।
फिर इनके रोज शाम को हस्बैंड भी इनसे मिलने आ जाते हैं। यह बैठ करके उनसे बातें करने लगती हैं। कभी नायरा अपने हस्बैंड के साथ घूमने चली जाती है, कभी नताशा, कभी सनाया और कभी सनाया अपने हस्बैंड के साथ घूमने निकल जाती है। शाम को रोज यही कार्यक्रम चलता था। सुजाता विराट को आने को कहती तो विराट कहता कि अभी ऑफिस से थका हुआ आया हूँ। सुजाता सोचती इन चारों बहनों की जिंदगी कितनी अच्छी है, मजे में मायके में भी आराम से रहती हैं। हस्बैंड रोज मिलने आ जाते हैं, घुमाने ले जाते हैं। जिस तरह सुजाता कम नहीं थी, उसी तरह उसकी बहनें भी कम नहीं थी। उसकी चारों बहनें भी अपने ससुराल में सुजाता जैसा ही व्यवहार करती थी और पूरी तरह अपने पतियों को अपनी मुट्ठियों में कर रखा था। इन सब की सरदार थी नीलम जी, जो अपनी बेटियों को ज्ञान के प्याले पिलाती थी। मंजू जी और ज्योति दीप्ति के लिए भी अभी शांति से मंजू जी और ज्योति दीप्ति के दिन भी अभी शांति से इधर गुजर रहे थे। मोना की हल्दी की रस्म थी। मंजू जी, ज्योति और दीप्ति तीनों ही हल्दी की रस्म में शरीक होने गई थी। भगवान जी की पूजा के बाद मोना को चौके पर बिठाया गया और बारी बारी से उसकी सभी ने हल्दी लगाई। आज का खाना भी सालू जी के यहाँ था, इसलिए तीनों खाना खा करके ही घर आई। ज्योति ने जाने से पहले ही आलू गोभी की सब्जी बना दी थी विराट के लिए और आटा भी गूंथ करके रख दिया था कि आते ही भैया को रोटी बना देगी। लेकिन जब ये लोग घर आए तो इन्होंने देखा कि विराट अभी तक घर नहीं आया। मंजू जी को फिक्र हुई, विराट अभी तक घर क्यों नहीं आया, बहुत देर हो गई, क्योंकि विराट को फोन करके पूछो ना, मंजू जी ने ज्योति से कहा। ज्योति ने भैया को फोन किया तो पता चला भैया ऑफिस से अपने ससुराल चले गए हैं और खाना खा करके आएंगे। पिंटू की याद आ रही थी तो सोचा मिलता चलो, भैया ने ये बहाना बनाया था। मगर सच तो ये था कि सुजाता ने उसे फोर्स करके बुलाया था। उसकी बहनों के पति रोज ही शाम को चले आते थे। ऐसे में सुजाता भी चाहती थी कि विराट भी आए। उसकी बहनें सुजाता से कहती भी थी कि विराट भैया क्यों नहीं आते हैं, बोला करो उनसे कि आया करें। सुजाता के फोर्स करने की वजह से विराट चला गया था, वरना वो ऑफिस से थका हुआ आता था, थोड़ी देर पिंटू के साथ खेलता, फिर खाना खा करके लैपटॉप ले करके बैठ जाता और 10 बजे ही सो जाता। यही उसका रोज का रूटीन था। मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल देखेंगे। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।